नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, हार्वे लिविंगस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निम्न संतुलन पास सिद्धांत। तो निम्न संतुलन पास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नेल्सन द्वारा किया गया। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास या क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत जो है हार्वे लिविंगस्टीन द्वारा दिया गया। तो बी आंसर सही है। इसके अलावा प्रबल प्रयास सिद्धांत। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह बड़े धक्के का सिद्धांत या प्रबल प्रयास सिद्धांत की कह सकते हैं, तो रोजेंस्टीन रोडान द्वारा दिया गया। इसके अलावा जीवन निर्वाह सिद्धांत। तो जीवन निर्वाह सिद्धांत मजदूरी का सिद्धांत है और इस मजदूरी के सिद्धांत को जीवन निर्वाह सिद्धांत को लेस्ले द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह बी है। तो लिविंगस्टीन जो है एक प्रकार से असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और इनका जो सिद्धांत है वह अल्प विकसित देशों से संबंध रखता है। तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री लिविंगस्टीन और इनका सिद्धांत जो है वह अल्प विकसित देशों से संबंध रखता है। अल्प विकसित देश की विशेषताओं में बताया गया है कि यहाँ गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है अल्प विकसित देशों की कम होती है। इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना ही आर्थिक विकास है और ये नर्क्स की बातों से सहमत थे। मतलब हार्वे लिविंगस्टीन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री, यह लिविंगस्टीन नर्क्स की बातों से सहमत थे और गरीबी के दुष्चक्र को क्रांतिक न्यूनतम द्वारा तोड़ने की बात इन्होंने कही। अब लिविंगस्टीन मानते हैं कि दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में 2 शक्तियाँ कार्य करती हैं। वह 2 शक्तियाँ कौन कौन सी है जो लिविंगस्टीन मानते हैं कौन शक्तियाँ कार्य करती हैं? एक तो एक झटका जो अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाते हैं जिसे प्रोत्साहन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है अगर अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन दिया जाता है या अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। एक दूसरा होता है जो जिसको क्या कहा जाता है प्रोत्साहन हो गया। दूसरा होता है एक झटका जो अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर ले जाता है जिसको झटका कहा जाता है और यह जो है पर कैपिटा इनकम को कम करता है। विकास करने के लिए झटकों को रोकना और प्रोत्साहन को बढ़ाना जरूरी होता है। लिविंगस्टीन अपने आर्थिक समृद्धि के मुख्य रूप से 4 एजेंट बताते हैं। इन 4 एजेंटों में उद्यमकर्ता या उद्यमी, बचतकर्ता, निवेशकर्ता और नवप्रवर्तन जो है लिविंगस्टीन द्वारा बताए गए 4 एजेंट हैं। जब ये सक्रिय होते हैं तो उद्यमशीलता बढ़ती है, बचत निवेश बढ़ता है, नवप्रवर्तन बढ़ता है और इससे क्या होता है विकास बढ़ता है, जिससे श्रम की दक्षता एवं कुशलता बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, नई उद्यमशीलता बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। प्रोत्साहन को बढ़ाने की बात के संदर्भ में लिविंगस्टीन 2 प्रकार से प्रोत्साहन को बढ़ाने की बात करते हैं। एक तो शून्य राशि प्रोत्साहन और दूसरा धनात्मक राशि प्रोत्साहन। शून्य राशि प्रोत्साहन लिविंगस्टीन उसे कहते हैं यह आय में वृद्धि नहीं लाता है, यह विवरणात्मक या वितरणात्मक कार्यों को करती है और यहाँ पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं होती है। और धनात्मक राशि प्रोत्साहन जो है यह नेशनल आय में वृद्धि करता है और यह नेशनल आय था पीसीआई में वृद्धि करता है, यह विकास को जन्म देता है। लिविंगस्टीन कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में शून्य राशि प्रोत्साहन होता है क्योंकि यहाँ का ढांचा ही ऐसा होता है और बाजार का आकार छोटा होता है, इससे नए उद्यमी बाजार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। एकाधिकारी शक्तियाँ बनी रहती हैं जो उपभोक्ता का शोषण करती हैं। क्षमता का पूर्ण विदोहन के अभाव में पर कैपिटा इनकम तेजी से नहीं बढ़ती है। इस समाज में जमींदारी तानाशाही व्याप्त होती है जो उत्पादन एवं बचत को उपभोग करती हैं। अल्प विकसित देशों में सट्टेबाजी
में निवेश करते हैं और इससे वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता है। इन्हीं कारणों से क्या होता है, अर्थव्यवस्था शून्य राशि प्रोत्साहन में बनी रहती है और विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा विकास के लिए धनात्मक राशि प्रोत्साहन को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए ढांचा को बदलना होगा, जो बाजार का ढांचा है उसे बदलना होगा, निवेश बढ़ाना होगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचा में निवेश बढ़ाना होगा। इससे गरीबी का दुष्चक्र टूटेगा, अर्थात पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और विकास बढ़ेगा। धनात्मक राशि प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लेवेस्टीन जो है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की बात करते हैं, और क्रांतिक न्यूनतम प्रयास किसी भी अर्थव्यवस्था में न्यूनतम निवेश की वह स्तर है जो शून्य राशि प्रोत्साहन को नियंत्रित करके धनात्मक राशि प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करता है। धनात्मक राशि प्रोत्साहन जो है गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ती है तथा अन्य बढ़ती है तथा आय बढ़ती है, जो विकास को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार से न्यूनतम प्रयास इतना आवश्यक है कि वह झटकों की अपेक्षा प्रोत्साहन को बढ़ाए, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। तो यह लेवेस्टीन का सिद्धांत था, जिसे क्रांतिक न्यूनतम प्रयास या आवश्यकता न्यूनतम प्रयास कहा जाता है, जो झटकों और प्रोत्साहनों के माध्यम से कार्य करती है, और यह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा लेवेस्टीन अपने सिद्धांत में 4 एजेंटों की बात करते हैं, या एजेंट पूछे जा सकते हैं कि कौन नहीं है इसमें। उद्यमकर्ता है, उद्यमी है, या उद्यमकर्ता को ही उद्यमी कह सकते हैं, बचत करता है, निवेश करता है, और नवप्रवर्तन जो है, यह लेवेस्टीन द्वारा बताए गए 4 क्या है, आर्थिक एजेंट है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। हार्वे लेवेस्टीन का कहना है कि अल्पविकसित देशों में थोड़े थोड़े आर्थिक विकास के प्रयास गरीबी के दुष्चक्र को रोक सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेवेस्टीन क्या बताए हैं, लेवेस्टीन असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री में हैं, और असंतुलित विकास का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों को चुनकर निवेश किया जाए, या कुछ क्षेत्रों में ही निवेश किया जाए, कुछ क्षेत्रों को खुला हुआ छोड़ दिया जाए। इन्हीं की वाह्य मितव्यताएँ जो है, मितव्यताएँ जो उत्पन्न होगी, उन्हीं से अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। तो इसलिए लेवेस्टीन जो है वह गरीबी, जो रेगनर नर्क्स थे, उनके गरीबी के दुष्चक्र का समर्थन करते थे, और बताते थे कि आर्थिक विकास के प्रयास जो हैं अल्पविकसित देशों में जो किए जाते हैं धनात्मक राशि प्रोत्साहन के माध्यम से, उसकी सहायता से अल्पविकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है, सी आंसर सही है। इसके अलावा हार्वे लेवेस्टीन के अलावा हर्समैन, सिंगरहंस, पाल स्ट्रीडम, किंडलवर्गर और रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री कहलाते हैं। अगर संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों को पूछा जाए तो जस्टिन रोडान, लेविस, नर्क्स और नेल्सन, चार अर्थशास्त्री जो हैं संतुलित विकास से समर्थक अर्थशास्त्री हैं। और अगर परिभाषा पूछी जाए तो किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जाए तो संतुलित विकास हो जाएगा। जब सारे क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित विकास की रणनीति कहेंगे। अगला 3 नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक। तो इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक जो हैं वह लेवेस्टीन हैं। तो लेवेस्टीन ही हैं। तो 1, 2, 3 प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़े वह लेवेस्टीन से ही संबंधित थे। अगला 4 नंबर प्रश्न है, लेवेस्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया। मतलब लेवेस्टीन के अनुयायी कौन थे, या लेवेस्टीन के समान किस अर्थशास्त्री के विचार थे। रोस्टो, रोजेस्टीन, हर्समैन, नेल्सन। तो नेल्सन जो है निम्न संतुलन पास की बात करते हैं, और नेल्सन जो है वह लेवेस्टीन के ही समान अपने विचार देते हैं। तो इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक। तो द थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं नेल्सन। नेल्सन ए ऑप्शन में दिया गया है, तो नेल्सन नहीं है, सॉरी नेल्सन है, बाकी मिड नहीं है, रॉबिन्सन नहीं है, डोमर नहीं है। अगला 6 नंबर प्रश्न है,
किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्का के विचारधारा से नहीं है? तो लिविंगस्टीन, लुईस, नेल्सन, रोजेस्टीन। तो बड़े धक्का का सिद्धांत जो है वह रोजेस्टीन रोडान द्वारा दिया गया था, और बाकी समर्थक अर्थशास्त्रियों में लुईस को छोड़कर बाकी सभी हैं। तो लुईस नहीं है, बी आंसर नहीं होगा। बाकी नहीं पूछा गया है, तो लुईस नहीं है, बाकी लिविंगस्टीन है, नेल्सन है, रोजेस्टीन रोडान है। अगला 7 नंबर प्रश्न, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्क्स ने किस बात पर बल दिया? संतुलित विकास, असंतुलित विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो रेगनर नर्क्स जो है वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं, इसलिए गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्क्स जो है संतुलित विकास की बात करते हैं। और संतुलित विकास में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष के माध्यम से गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक अच्छा आधार है और उसका सबसे बड़ा मित्र भी, और परिवेश की रिक्तता को उभरने का श्रेष्ठतम ढंग भी, यह कथन किसका है? हर्समैन, नर्क्स, रोडान, सिंगर। तो यह कथन जो है नर्क्स का है, रेगनर नर्क्स का है। रेगनर नर्क्स जो है वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत दिया तथा संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक अच्छा आधार है और उसका सबसे बड़ा मित्र भी है, और परिवेश की रिक्तता को उभरने का श्रेष्ठतम ढंग भी, यह कथन जो है रेगनर नर्क्स ने ही कहा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया। तो असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श एनकेल्डार ने दिया, रोजेस्टीन रोडान ने दिया, नर्क्स ने दिया और हर्समैन ने दिया। तो असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श जो है वह हर्समैन द्वारा दिया गया था। यह असंतुलित विकास रणनीति के प्रणेता माने जाते हैं। क्या अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि असंतुलित विकास क्या है? तो अर्थव्यवस्था में जैसे मान लेते हैं 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन सा है? एक कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर और सर्विस सेवा क्षेत्र। यह 4 क्षेत्र अर्थव्यवस्था है मान लेते हैं। तो असंतुलित विकास में क्या माना जाता है कि इन 4 क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र में निवेश किया जाए। मान लेते हैं सेवा क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र का जो निवेश है इससे कुछ बाह्य मितव्यताएँ उत्पन्न होंगी। तो बाह्य मितव्यताएँ जो उत्पन्न होंगी तो उससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में निवेश न करके कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश किया जाता है असंतुलित विकास रणनीति में, जिनकी बाह्य मितव्यताओं के माध्यम से अन्य क्षेत्र जो है विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस रणनीति को असंतुलित विकास की रणनीति कहा जाता है और इसके प्रणेता जो है हर्समैन को माना जाता है तथा इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों में सिंगर, हंस, लेविंगस्टीन, जिन्होंने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने झटके एवं प्रोत्साहन को प्रयोग किया, जिसमें शून्य राशि प्रोत्साहन और धनात्मक राशि प्रोत्साहन का प्रयोग लेविंगस्टीन द्वारा किया गया। पाल स्ट्रीडम असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। किंडलबर्गर और रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में शामिल है। रोस्टो जो है विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। यह 5 अवस्थाएं पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है डी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है। यह कथन किसका है? एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह कथन किसका है? हिक्स का है, लेविस का है, हर्समैन का है, रेगनर नर्क्स का है। तो एक देश दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह कथन जो है रेगनर नर्क्स का है। रेगनर नर्क्स जो है वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र की बात की थी। अगला है 11 नंबर प्रश्न, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन है लुईस का, शुम्पीटर का, एडम स्मिथ का, कोलिन क्लार्क का। तो विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन जो है कोलिन क्लार्क का है। कोलिन क्लार्क डी आंसर सही है। 11 नंबर में 12,
12 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक विकास है कुल उत्पादन, मात्रा में वृद्धि, सोने एवं चांदी में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कोई नहीं। तो वाणिज्यवादी जो है आर्थिक विकास को सोने एवं चांदी में वृद्धि को मानते थे। 12 नंबर प्रश्न में बी आंसर सही है। 13 नंबर प्रश्न है, हार्जमैन के अनुसार निम्न उद्योग में कुल सहगलनता उच्च होती है किसमें? कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, चीनी, सीमेंट। तो हार्जमैन के अनुसार जो है वह लोहा एवं इस्पात की कुल सहगलनता जो है वह उच्च होती है। बी नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र किस पक्ष से संबंधित है? तो मांग पक्ष, पूर्ति पक्ष, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो निर्धनता का दुष्चक्र जो है वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री रेगनर ने दिया था, और यह सिद्धांत जो है मांग एवं पूर्ति पक्ष दोनों से संबंध रखता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास के समर्थक नहीं है? तो नर्क्स, तो नर्क्स से, रेगनर नर्क्स से जिन्हें कहा जाता है, तो गरीबी का दुष्चक्र दिया था, इन्होंने संतुलित विकास का समर्थन किया। रोडान इन्होंने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बड़े धक्के के सिद्धांत के माध्यम से उत्पादन की अविभाज्यता, मांग या बाजार की अविभाज्यता और बचत की अविभाज्यता की बात की। इन्होंने भी संतुलित विकास का समर्थन किया। और लेविस जो है श्रम अतिरेक सिद्धांत की बात करते हैं। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में समन्वय की बात लेविस द्वारा की जाती है, और इन्होंने भी संतुलित विकास का समर्थन किया। हार्जमैन संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं है, यह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं। तो संतुलित विकास किसे कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किंतु एक निश्चित रणनीति के तहत निवेश किया जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में विकास होता है, तो उसे संतुलित विकास रणनीति कहा जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित देशों के पास इतने संसाधन या पूंजी नहीं होती है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में निवेश किया जा सके। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक है? तो हार्वे लेविन्स्टीन। तो हार्वे लेविन्स्टीन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। एडम स्मिथ संतुलित विकास का समर्थक है। तो इसमें एडम स्मिथ, सिटोस्की संतुलित विकास का समर्थक। तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में जो है रोडान, लेविस, रेगनर नर्क्स और नेल्सन हैं। और असंतुलित विकास में हार्जमैन, सिंगरहंस, लेविन्स्टीन, पॉल स्टीडम, किंडलवर्गर और रोस्टो को शामिल किया जाता है। तो इसमें पता नहीं 16 नंबर में क्या आंसर, सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यह असंतुलित विकास के समर्थक हैं। इसमें संतुलित विकास पूछा गया है, तो एडम स्मिथ कह सकते हैं, या सिटोस्की भी हो सकता है। अगला 17 नंबर देखते हैं, आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आर्थिक विकास में आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं। आवश्यक है और अनिवार्य है, आवश्यक है, अवरोधक है। तो आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आर्थिक विकास में आवश्यक और अनिवार्य है। बी आंसर सही है 17 नंबर प्रश्न का। अगला, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक रेगनर नर्क्स, रोस्टो, रोडान, नेल्सन। तो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक जो हैं रेगनर नर्क्स हैं, और इसी किताब में रेगनर नर्क्स ने निर्धनता के दुष्चक्र की बात कही थी। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, तो याद रखना है कि प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक रेगनर नर्क्स हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मिंट, गुडनार्ड मिडल, जे.एच. बुके। तो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत कोई नहीं, सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वह जे.एच. बुके द्वारा किया गया था। जे.एच. बुके सी में दिया गया है, तो 19 का सी आंसर सही है।
अच्छा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में कुछ और द्वैत के सिद्धांत हैं। सामाजिक द्वैतवाद के अलावा सामाजिक द्वैतवाद के अलावा एक तो है कृषि तथा औद्योगिक द्वैतवाद, जिसके प्रणेता लेविस को माना जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय द्वैतवाद, तो अंतर्राष्ट्रीय द्वैतवाद के प्रणेता मिंट एवं मेडल हैं। तकनीकी द्वैतवाद, बी हिगिंस जो हैं तकनीकी द्वैतवाद के प्रणेता हैं, और वित्तीय द्वैतवाद के प्रणेता जो है मिंट माने जाते हैं। तो यह 5 मुख्य द्वैतवाद के सिद्धांत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और बहुत सारे द्वैतवाद सिद्धांत, लेकिन यह 5 ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कृषि तथा औद्योगिक द्वैतवाद लेविस, अंतर्राष्ट्रीय द्वैतवाद मिंट एवं मेडल, सामाजिक द्वैतवाद जेके बैक, तकनीकी द्वैतवाद बी हिगिंस, और वित्तीय द्वैत जो है मिंट द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, तकनीकी द्वैत का प्रतिपादन किया। तो तकनीकी द्वैत का प्रतिपादन जो है बी हिगिंस द्वारा किया गया, ए आंसर सही है। इसके अलावा मिंट जो है वित्तीय द्वैतवाद के समर्थक हैं, और बुके जो है या बैक जो है सामाजिक द्वैतवाद के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है। तो 20 का सही आंसर ये है। अगला, प्रोफेसर जे.एच. बुके किस देश से संबंधित है? हॉलैंड, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन। तो प्रोफेसर जे.एच. बुके जो हैं वह हॉलैंड से संबंधित हैं, ये आंसर सही है। अगला, लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास नामक प्रसिद्ध लेख कब प्रकाशित हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, यह जो है 1960, 64, 54, 62। तो यह लेख जो है 1954 में प्रकाशित हुआ। 54 का मतलब बी दिया गया है, बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लुईस ने अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा? 5, 6, 4, 2। तो लुईस ने अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में बांटा था। 2 क्षेत्र कौन से हैं लुईस द्वारा अर्थव्यवस्था में? तो लुईस या लेविस द्वारा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं औद्योगिक 2 क्षेत्रों की बात की गई है, और इन्हीं क्षेत्रों में श्रम के पलायन की बात की गई है कि कृषि क्षेत्र से श्रम का पलायन जो है औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मानचित्र में ई बराबर है। तो मानचित्र में यह मानचित्र है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें ई डी बराबर पूछा गया है। तो जब एक्स अक्ष के समांतर यह मांग रेखा हो या एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो इसे अर्थशास्त्र में पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहा जाता है। और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र, इसकी लोच जो होती है वह अनंत होती है, या इसे कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर होती है। अनंत, पूर्णतः लोचदार या एक्स अक्ष के समांतर। तो इसमें 1, 0, 1 से कम कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि अनंत हो जाएगा। इसके अलावा जब एक्स अक्ष के समांतर हो तो इसे एक्स अक्ष के समांतर हो तो अनंत हो जाएगी, और जब वाई अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच 0 हो जाएगी, और इसे क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। और 1 कब होगी? तो 1 जब होगी यह इस स्थिति में, इस स्थिति में मांग जो है पूर्णतः 1 के बराबर होगी। अगला, आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। बढ़िया क्वेश्चन है। 1971, 70, 72, 54। तो आर्थर लुईस या आर्थर लेविस कृषि तथा औद्योगिक द्वैतवाद से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, और इनको 1971 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर्थर लुईस को 1971 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और लुईस या लेविस जो हैं वह कृषि और औद्योगिक द्वैतवाद से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक शब्द क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।